हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मैटर का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अच्छा दोस्तों, इस क्लास की स्टार्टिंग करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। क्या ये एक पदार्थ है? क्या मन में सोचो यस और नो। हाँ सर, ये एक पदार्थ है, एक मैटर है। क्या ये पानी जो है क्या वो एक पदार्थ है क्या? हाँ सर, ये एक पदार्थ है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई गैस निकल रही है बाहर, मुझे नहीं पता ये गैस कौन सी निकल रही है बाहर, क्या ये एक पदार्थ है क्या? बिल्कुल। और क्या कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कोई भी पदार्थ होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है। तो क्या ये भी बहुत सारे कणों से बना होगा क्या? ये पानी भी बहुत सारे कणों से बना होगा क्या? क्या ये गैस भी बहुत सारे कणों से बनी होगी क्या? बिल्कुल। तो जैसे मान लेते हैं ये भी बहुत सारे कणों से बना हुआ है, ये भी बहुत सारे कणों से बना हुआ है, ये जो गैस है ये भी बहुत सारे कणों से बनी हुई है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इसके कण और इसके कण और इसके कण क्या बिल्कुल एक जैसे होंगे क्या? आप सोचो, मन में दिमाग लगा के सोचो, यस और नो। क्या दोस्तों इसके कण, ये जिस कणों से मिलकर बना हुआ है, ये जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है क्या बिल्कुल एक जैसे होंगे क्या? नहीं दोस्तों, एक जैसे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का पदार्थ है। ये एक अलग प्रकार का पदार्थ है। इसको हम लोग पीते हैं तो इससे हमारी प्यास बुझती है। ये हमारे सिर पे लग जाए तो हमारे चोट लग सकती है ना। ये तीनों ही एक अलग अलग प्रकार के पदार्थ है। इसका मतलब ये तीनों पदार्थ जिन कणों से मिलकर बने हुए, जिन पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्या इनके दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा, क्या एग्जैक्ट उतना ही गैप यहां पर होगा क्या? एक उदाहरण के तौर पे मान लो इन दो पार्टिकल के बीच में गैप है 0.00004 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल। तो क्या एग्जैक्ट उतना ही गैप यहां पर भी होगा क्या? क्या एग्जैक्ट उतना ही गैप यहां पर होगा क्या? दोस्तों नहीं। आप लोग एक जो कॉमन एक वो लगा के एक आंसर जो दे पा रहे हो, आपका सभी का आंसर आ रहा है नहीं सर, ये अलग अलग होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, जो पदार्थ होते हैं ना, उनके कणों के बीच का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। इनके बीच का जो गैप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे दोस्तों कोई कोई पदार्थ आप लोग देखेंगे वहां पर उसके पार्टिकल यानी कणों के बीच में गैप बहुत कम है। कोई कोई पदार्थ होगा जहां पर उसके कणों के बीच के थोड़ा सा गैप आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। दोस्तों कोई कोई पदार्थ यानी कोई कोई मैटर ऐसा होता है जिसके कणों के बीच का गैप काफी ज्यादा होता है। तो बेसिकली पदार्थ जो होता है ना, वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कहीं पर कणों के बीच का गैप कम होगा, कहीं पर थोड़ा ज्यादा होगा, कहीं पर बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों इसे ही बोलते हैं पदार्थ की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ का अवस्था क्या है या पदार्थ की अवस्था क्या है, तो आप लोग बोलोगे पदार्थ के अलग अलग रूप जहां पर उसके कणों के बीच का कणों का जो अरेंजमेंट होता है, कणों की जो व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो अलग अलग होता है। तो आ गई बात समझ में? तो दोस्तों पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती है। कहीं पर कणों के बीच का गैप बहुत कम होता है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा होता है, कहीं पर और ज्यादा होता है। तो इसी अलग अलग रूप को हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं बोलते हैं। दोस्तों पदार्थ की ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जहां पर कणों के बीच का गैप बहुत कम है, तो इस पर्टिकुलर अवस्था को हम लोग सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक ऐसी अवस्था जहां पर कणों के बीच का गैप थोड़ा सा ज्यादा है, इसे हम लोग लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था के नाम से जानते हैं। और एक ऐसी अवस्था जहां पर कणों के बीच का गैप काफी ज्यादा है ना, आप लोग देख पा रहे हो, इसे हम लोग गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था के नाम से जानते हैं। अखिलेश कुमार पढ़ लो, लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो पदार्थ की अवस्था क्या हो गया? पदार्थ की अवस्था से मतलब क्या है? बेसिकली इसके अलग अलग रूप से है जहां पर कणों की अलग अलग व्यवस्था होती है। अब आप लोग सोचोगे कि सर पदार्थ की केवल 3 ही अवस्था होती है क्या? हां दोस्तों, जनरली जो भी पदार्थ आप लोग अपने आसपास में देखते हो वो या तो ठोस अवस्था में होता है,
या तरल अवस्था में होता है या गैसीय अवस्था में होता है। जनरली अपने आसपास में, जैसे ये अगर मैं बात करूं पेन, ये किस अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में है ना। जो आप पीने वाला पानी होता है वो तरल अवस्था में है। घर में अगर कोई ऑयल वगैरह रखा होगा, तेल वगैरह जो आप लोग सिर में लगाते हो या जिसको इस्तेमाल करते हो खाने के पकाने में, वो एक तरल अवस्था में है। और दोस्तों कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है। तो जनरली आप लोगों की ये 3 स्टेट होती है, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे साइंस की स्टडी हुई, हम लोगों को 2 अवस्थाएं और मिली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक फोर्थ स्टेट है ना, जिसे आप लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और एक और स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन दोस्तों आप लोगों को केवल इन 3 के बारे में ही पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आएंगे, ये आपके सिलेबस में। हालांकि मैं इन 2 अवस्था के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन ना ले, लेकिन एग्जाम में आप लोगों का जो सिलेबस में केवल ये 3 अवस्थाएं हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, आपके सबके पास में पेन है क्या? या मान लो एक लोहे का ये टुकड़ा है, ये लोहे की एक रॉड है, ये लोहे की एक छड़ है, लोहे की एक रॉड है। मुझे बताएंगे ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, गैस अवस्था में है? बताओ। आपके घर आसपास में देख लो, कोई लोहे की अगर कोई रॉड पड़ी हो या कभी आपने छुई हो, तो सभी का आंसर आएगा सॉलिड यानी ठोस अवस्था। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आपने कैसे बोला कि ये सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है? क्या आपने इसके पार्टिकल्स यानी इसके कणों का अरेंजमेंट देखा है क्या कि सर इसके कण बहुत पास पास में, इसलिए मैं इसको ठोस अवस्था में बोल रहा हूं? आप कण को देख ही नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। आगे बात समझ में? अरे आगे बात समझ में? तो फिर आपको कैसे पता पड़ा ये सॉलिड स्टेट में है? तो दोस्तों केवल कणों की व्यवस्था ही नहीं, और भी अलग अलग तरीके हैं पहचान करने की कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये स्टेट है, सॉरी गैस है। दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है आप इस नंबर पे बात कर लो, प्लीज फालतू के कमेंट मत करो। फालतू के कमेंट ना ब्लॉक कर दूंगा इधर, क्लियर है? ये राहुल कुमार मुखिया, इस नंबर पे बात कर लो। पता नहीं फालतू पढ़ाई के अलावा फालतू की बातें करते रहते हो, जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब करते हो आप। आगे बात समझ में? तो चलिए सर, कैसे पहचान करें कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है या कोई पदार्थ तरल अवस्था में है या कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है? सर कैसे पता लगाए? पता लगाएंगे, पहले देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो क्या? ठोस के कणों के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ठोस के कण होते हैं ये बहुत पास पास में होते हैं, इनके बीच का गैप बिल्कुल कम होता है। अगर दोस्तों कणों के बीच का गैप कम क्यों है, एक कारण बताओ। आपको मैंने बताया था कणों के बीच में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि इसके कणों के बीच में आकर्षण ज्यादा है। क्या आकर्षण कम है क्या? नहीं। दोस्तों इनके बीच का जो गैप होता है काफी ज्यादा होता है क्या? नहीं, काफी कम होता है। तो काफी कम होगा तो आप लोग कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्थित तरीके से होंगे। गैप ज्यादा होगा तो यानी कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब दोस्तों इन 3 अवस्था के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि और क्या अंतर होता है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैसीय अवस्था। आइए बात करते हैं। दोस्तों जैसे आपके पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है आपके पास में, एक लकड़ी का टुकड़ा है ना। दोस्तों लकड़ी के टुकड़े को आपने एक किस में रख दिया? कटोरी में रख दिया, तो ये लकड़ी के टुकड़े की शेप यानी आकृति चेंज हो जाएगी क्या? बोलो यस और नो। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में? एक लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास में, आप लोग बोलोगे सर ये ठोस अवस्था में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसको एक कटोरी में अगर आप लोग रख दोगे तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर, जैसे पहले थी सर वैसे की वैसी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ठोस के बारे में आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि सर इसकी जो शेप होती है, आकृति, वो फिक्स होती है।
दोस्तों इसका कोई आयतन भी होगा, कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से। तो कटोरी में रख देंगे, ऐसे थोड़ी इसका आयतन चेंज हो जाएगा, नहीं। तो ठोस की दोस्तों शेप भी फिक्स रहती है, आकृति भी फिक्स रहती है, और इसका वॉल्यूम यानी आयतन भी फिक्स रहता है। तो ये दो बातें और आप लोगों को पता पड़ गई। बात करते हैं लिक्विड के बारे में। आप लोग मार्केट से क्या लेकर आए दोस्तों? दूध लेकर आए। ये दूध किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है? बिल्कुल सर है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे, मान लो 1 लीटर दूध लेकर आए, आपने अगर इसको एक कटोरे में निकाल दिया, एक बड़े से कटोरे में दूध निकाल दिया, तो ऐसा तो है नहीं 1 लीटर की जगह आधा लीटर ही रह जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा, नहीं। तो दोस्तों लिक्विड के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे कि सर इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन क्या इसके शेप यानी आकृति फिक्स है क्या? नहीं। आपने अगर इसको कटोरे में डाला तो कटोरे की जो आकृति थी उसी आकृति में ये ढल गया, जबकि ये नहीं डला था कटोरे की आकृति में, ये डल गया, यानी इसकी आप लोग बोलोगे शेप फिक्स नहीं होती है। आ गई बात समझ में? गैस के बारे में बात करी जाए दोस्तों, मान लो इस कमरे में कोई गैस आपने छोड़ी, तो क्या पूरे कमरे में फैल जाएगी क्या? यानी गैस का कोई आयतन ही नहीं है, वहां पर भी चली गई, ये यहां पर भी चली गई, यहां पर भी चली गई, यहां पर भी चली गई, पूरी जगह घेर ली। इसका कोई वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है। कमरे की जगह आप लोग किसी एक छोटे से डब्बे में डालोगे तो पूरे डब्बे में फैल जाएगी, तो उसका कोई आयतन भी फिक्स नहीं है और आकृति भी फिक्स नहीं है। तो ये जो बात बताई एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए शेप के बारे में क्या बोलेंगे कि जो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है इसकी शेप होती है फिक्स। लिक्विड की बात करी जाए दोस्तों, कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालोगे, जिस डब्बे में डालोगे, उसी शेप ग्रहण कर लेगी, वही आकार ले लेगी। गैस में भी दोस्तों यही है, कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई इसका फिक्स आकार नहीं है, आकृति नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम के बारे में। बताइए, अभी मैंने आप लोगों को बताया आयतन के बारे में, क्या बोलोगे आप लोग कि सर ठोस का तो एक आयतन जो होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, इसका कोई आयतन फिक्स नहीं होता। क्या यही बात हम लोगों ने बात करी थी क्या? चलिए अब दोस्तों, ठोस अवस्था में हो पदार्थ या तरल अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की अगर बात करी जाए, किस प्रकार की होती है इसके कणों की व्यवस्था, तो दोस्तों ठोस अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने का मतलब क्या है? कणों के बीच का गैप बहुत कम है ना। आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो गैप जो है कणों के बीच का वो बहुत ज्यादा कम है। लिक्विड में दोस्तों ये कणों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो लूजली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक नहीं है, बहुत पास पास में नहीं है, लूजली पैक्ड है ना। पैक्ड का मतलब कण है तो सही, पास पास में है तो सही, लेकिन इतना पास पास में नहीं है, तो आप लोग बोल सकते हो गैप थोड़ा होता है। यहां पर बहुत कम गैप होता है। गैस के पार्टिकल्स की बात करी जाए, इनके बीच का तो गैप बहुत ज्यादा होता है। आप लोग बोल सकते हो वेरी लूजली पैक्ड, बहुत ढीली व्यवस्था होती है। फिर आप लोग बोल सकते हो गैप काफी ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में? वेरी गुड। तो ये तो मैंने केवल 3 अंतर बताए। सर इसके अलावा और अंतर होते हैं क्या? हाँ सर, और भी अंतर है। चलिए दोस्तों, क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण गति करते हैं? क्या ये मैंने बताया था कि कल वाली क्लास में कि पदार्थ के कण गति करते हैं? अब क्वेश्चन ये होता है कि ठोस वाले कण ज्यादा गति करेंगे, ये तरल वाले करेंगे, ये गैस वाले करेंगे? एक कॉमन सेंस लगा के बताओ किसके कण ज्यादा गति करेंगे? दोस्तों इसके कण तो आपस में बंधे हुए हैं, इसके कण ज्यादा बंधे हुए नहीं है, तो ये आराम से गति कर सकता है, उधर जा सकता है, कोई इधर जा सकता है, कोई इधर जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में ये बंधे हुए तो है नहीं आपस में। तो इसके कण ज्यादा गति करते हैं, इसके कण क्या करते हैं? अपनी ही जगह पर ऐसे हिलते रहते हैं, अपनी ही जगह पर ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि छोड़ के जा तो नहीं सकते। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो आ जाइए, अगर कणों की गति की बात करी जाए तो दोस्तों वाइब्रेट इन प्लेस, जो ठोस के कण होते हैं वो अपनी ही जगह पर रह के क्या करते हैं? कंपन करते हैं।
आ गई बात समझ में। लिक्विड में क्या करी जाए दोस्तों, गैप आपका थोड़ा ज्यादा है तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, ये स्लाइड कर सकते हैं, यानी आप लोग बोल सकते हो थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं। यहां तो दोस्तों गैप बहुत ज्यादा है तो आराम से पार्टिकल जो है ना बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि कणों के बीच में आकर्षण होता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे ठोस के कण देखो इतने पास पास में रहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके कणों के बीच में आकर्षण ज्यादा है। गैस के कण जो होंगे वो थोड़े दूर दूर है, तो इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण बहुत कम है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात दोस्तों, ठोस को कंप्रेस करना आसान है, संपीड़ित करना आसान है, या गैस को संपीड़ित करना, कंप्रेस करना, दबाना आसान है? बताओ कमेंट करके। सर ये आयुष को ब्लॉक करो, भी कर दूंगा थोड़ी देर में ना, फालतू के कमेंट कर रहा है, मैं काफी समय से देख रहा हूं। CB2 का रिजल्ट कब आएगा, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, मैं इधर करने नहीं बैठा। NTPC का रिजल्ट कब आएगा, ये कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, क्या जाएगी, इधर आए हो पढ़ने केमिस्ट्री, इस प्रकार से पढ़ने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे कुछ सॉलिड आंसर देंगे, कुछ गैस आंसर देंगे, चलो इसको अलग प्रकार से सोचो दोस्तों। ठोस जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उनके बीच में गैप बहुत कम है। गैस जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उनके बीच का गैप काफी ज्यादा है। तो दोस्तों स्कोप ज्यादा कहां पर है, देखो यहां पर इनको कंप्रेस करने का ज्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत गैप कम है। यहां पर कंप्रेस करने का, दबाने का स्कोप है क्योंकि गैप काफी ज्यादा है। तो जब मैं दबाऊंगा ना इनके बीच का जो गैप होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। स्कोप है, यहां पर तो स्कोप ही नहीं है। अरे दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, एक रूम में 20 जनों की बैठने की कैपेसिटी है, 20 जनों के बैठने की कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया 20 जनों की। अब मान लो इस रूम में 10 जने बैठे हैं, ध्यान से आप लोग समझना। तो मैं अगर इनको एक कोने पे दबाना चाहूं कि एक जगह चल जाओ, तो हां आराम से जा सकते हैं, ठीक है, आराम जा सकते हैं। लेकिन मान लो इस कमरे में 40 जने बैठे हैं, तो ऑलरेडी दोस्तों कैपेसिटी ज्यादा बैठे, उनको कहां पर आप लोग सेट करोगे, समझ गए। आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए पदार्थ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़िता किसमें शो करेगा, गैस में सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करी जाए तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है ना उसकी कंप्रेसिबिलिटी काफी कम होती है, वेरी लो होती है, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़िता का मतलब यह है कंप्रेस होने की एबिलिटी, संपीड़ित होने की योग्यता, तो इनके पास तो है ही नहीं। ये जो लिक्विड होते हैं वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, थोड़े बहुत संपीड़ित होते हैं, उनको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, ज्यादा नहीं किया जा सकता दोस्तों। जबकि ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, अत्यधिक इनमें संपीड़िता होती है, अत्यधिक संपीड़ीय होते हैं ये। आगे बात समझ में, यस। चलो दोस्तों एग्जाम्पल की बात करी जाए तो ठोस अवस्था के कई एग्जाम्पल है, लोहा, लकड़ी वगैरह ये सारे है ना। जो आइस है वो भी एक ठोस अवस्था का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऑयल, मिल्क, वाटर ये तरल अवस्था के, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम ये सारे गैसीय अवस्था के एक एग्जाम्पल है दोस्तों। एक है ना, एक और लिख लीजिए, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी आकर्षण की अगर बात करी जाए, आकर्षण की बात करी जाए, कणों के बीच में आकर्षण की बात करी जाए, कणों के मध्य आकर्षण की बात करी जाए, ठीक है। अगर बात करी जाए पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन की बात करी जाए तो यहां पर काफी हाई अट्रैक्शन होता है, ज्यादा होता है, यहां पर मीडियम होता है, ठीक है, और यहां पर लो अट्रैक्शन होता है। कणों के बीच का जो आकर्षण होता है काफी कम होता है। चलिए दोस्तों इस बार के ALP का क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, बताओ बताओ। ठोस के गुण कौन सा नहीं है,
देखो क्वेश्चन है ना, चारों ऑप्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे आपको, कोई बात नहीं, आराम आराम से करो। सबसे बेस्ट तरीका यह है समय लो, और जो ऑप्शन आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता उसको एलिमिनेट करो। आराम से करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, कौन सा ठोस के गुण को नहीं दर्शाता है? चलो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। क्या इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, कि एक आकार फिक्स होता है क्या इनका? सर बिल्कुल सही बात है, तो ये तो एक गुण है, तो सी तो एक सही गुण है, ठीक है। दोस्तों, उनका आकार बदलना मुश्किल नहीं है। अच्छा, दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, एक मैं बता रहा हूं, चारों ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिमाग लगाने वाले हैं। आराम से करो, बच्चे बहुत गलत करके हैं। देखो आप दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपके पास में ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, ध्यान से समझना प्लीज, है ना, सारा ध्यान यहां पर रखना है। लकड़ी का टुकड़ा है और आपके पास में मैंने एक ग्लास में क्या रख दिया? पानी रख दिया। दोस्तों मैं थोड़ी सी उंगली कर रहा हूं, तो क्या पानी की शेप बदल जाएगी? क्या उसमें कुछ हरकत हो जाएगी? क्या थोड़ी सी उंगली करते ही बोलो, उसमें कुछ हलचल हो जाएगी क्या पानी में? इसमें मैंने फिंगर से टच किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? थोड़ा सा मैं दबाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पानी को अगर मैंने हाथ डाल दिया तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ठोस में क्या होती है, अगर आप फोर्स लगाते हो ना, तो उनमें ये कैपेसिटी होती है, या मैं बोलूं उनमें ये एबिलिटी होती है उस फोर्स को झेलने की और अपना शेप जैसे पहले था वैसे ही बनाए रखने की। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दोगे तब तो चेंज हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब कुछ फोर्स लगाया जाता है तो उनमें अपनी शेप को मेंटेन करने की एक टेंडेंसी होती है। दोस्तों ये भी उनमें पाया जाने वाला एक गुण है। बोलो दोस्तों, क्या उनका आकार बदलना मुश्किल नहीं है क्या? दोस्तों उनका आकार बदलना मुश्किल है, ठीक है, उनकी आकृति बदलना मुश्किल है। ऐसे नहीं थोड़े से फोर्स में इसकी आकृति बदल जाएगी, लिक्विड और गैस की तो बहुत आसानी से बदल जाती है, लेकिन यहां पर मुश्किल है। क्या मुश्किल नहीं है? ये गुण नहीं है। देखो समझो, उनका आकार बदलना मुश्किल है, अगर क्वेश्चन में यह पूछना चाहता तो आप लोग बोलते यस यह एक गुण है, लेकिन बोला गया है मुश्किल नहीं है, तो ये ऐसा कोई गुण नहीं है। ये गुण तो लिक्विड का और गैस का है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ मजा आया नहीं आया? कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए, जबकि बहुत थोड़ा सा समय लेना था आप लोगों को। क्लियर है? और इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग गलत करके आए हो। कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। दोस्तों क्या इनके वॉल्यूम फिक्स होते हैं क्या? आयतन यस। और क्या उनकी एक बाउंड्रीज होती है क्या? मतलब बाउंड्रीज का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो आप लोग बता सकते हो क्या कि ये इसकी एक बाउंड्री ये रही, एक बाउंड्री ये रही, एक बाउंड्री ये रही, एक बाउंड्री ये रही, एक बाउंड्री ये रही। गैस में आप कहां बता पाओगे इसकी सीमाएं कौन सी, इसकी बाउंड्री कौन सी? आ गई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए टिक करके आया था, और दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल 20% बच्चे ही सॉल्व कर पाए, जबकि कॉन्सेप्ट किसका था? ठोस का, तरल का और गैस का। तो इसलिए कई बार आपको बोलता हूं सारा ध्यान इधर रखा करो। कई बार क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, अरे सर ठोस ही तो है, तरल ही तो है, गैस ही तो है, मैं तो इजीली क्वेश्चन बना लूंगा। नहीं बन पाते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलिए इसका आंसर बताएंगे। बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी टेक्नीशियन में 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में। जरा बताना अगर आप एग्जाम में रहते तो आप क्या इसका आंसर कर पाते? कौन सा हाईली कंप्रेसिबल है, किसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, या कौन दब जाएगा? तो गैसेज स्टेट में जो पदार्थ होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हमने बात करी तीन अवस्था की। कौन कौन सी तीन अवस्था थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके सिलेबस में यही है, क्वेश्चन भी आपके इसी से आएंगे।
लेकिन दोस्तों कुछ दो और अवस्था होती है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बताओ, लोहा है आपके पास में, लोहे का एक टुकड़ा है, जब आप लोग उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे, बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे, बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे, कहीं ना कहीं ये मेल्ट हो जाएगा। क्या मैं बोलूं कि ये कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। यही लोहा अब तरल अवस्था में आ गया। तरल अवस्था में आ गया मतलब क्या है कि अब यहां पर इसके पार्टिकल्स के बीच का गैप थोड़ा सा बढ़ चुका है। दोस्तों इसको मैं और गर्म कर दूं तो दोस्तों क्या ये गैस बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा क्या? हाँ सर, वेरी गुड। सेम चीज आइस क्यूब में भी है। देखो यहां पर आइस में वाटर जो है वो ठोस अवस्था में है, इसको थोड़ा सा गर्म करोगे मेल्ट हो जाएगा, और गर्म करोगे भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों जब हम लोग कहीं ना कहीं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, वो गैस में आ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तब क्या होगा? तो दोस्तों गैस का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कण जो होते हैं, देखो मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, कण है, जब हम लोग इनको और ज्यादा एनर्जी देते हैं ना, तो ये किस में बदल जाते हैं? आयन में बदल जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि आपको पता ही नहीं आयन होता क्या है। कहां से पता होगा? मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैं कहां से पढ़ा हूं? पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु एवं अणु क्या होते हैं, उसके बाद में आप लोगों को पता पड़ेगा आयन। तो अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा, बस छोटे सरल शब्दों में याद रखो कि जब गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी दी जाती है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, तो इसके जो कण होते हैं ना, वो आयन में बदल जाते हैं, और इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे आयन नहीं पता, वो आगे 2-3 चैप्टर के बाद में आपको समझ में आ जाएगा आयन क्या होता है ना। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरीके से, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना है। बस आप ये समझ लो, आयन का मतलब क्या है कि ये जो कण है इनके पास में काफी ज्यादा एनर्जी है। अभी के लिए इतना समझ लो। तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। दोस्तों एक अवस्था होती है जहां पर पदार्थ का टेम्परेचर आपने इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि उसके कण गति ही नहीं कर रहे। टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है? उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी आप निकाल रहे हो। तो एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर उस पदार्थ के कण गति ही नहीं करते। इस अवस्था को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दो और अवस्था है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, बस ध्यान रखिएगा। एक होती है प्लाज्मा अवस्था और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों आप एक चीज मुझे बताओ, रेलवे में एक क्वेश्चन आया ग्रुप डी 2018 में, वापस सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हालांकि दोस्तों ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, लेकिन अब हट चुका, तो अब आपका आएगा नहीं, है ना। प्लीज मेरी बात सुनो, आपको जो मैं बोल रहा हूं बस उसको फॉलो करना है। रेलवे में 2018 में क्वेश्चन आया कि अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्था की खोज हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी था 4, ऑप्शन नंबर सी था 5, और ऑप्शन नंबर डी ऐसा कुछ था 2। क्या आंसर दोगे? रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आया कि अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्था की खोज हो चुकी है। एक्चुअल में क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक ने अभी तक कितनी पदार्थ की अवस्था खोज ली गई है। तो अगर आप ठोस तरल गैस के बारे में पढ़ते हो केवल, तो इसका मतलब ये थोड़ी पदार्थ की केवल 3 अवस्था है, टोटल अभी तक 5 अवस्था की खोज हो चुकी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सॉलिड तो मैंने बहुत देखा है, देखो सर ये भी सॉलिड स्टेट में, लिक्विड भी मैंने बहुत देखा है, गैस भी मैंने बहुत देखी है, सर प्लाज्मा कहां पर मिलती है? ये अवस्था, पदार्थ की ये अवस्था कहां पर मिलती है? दोस्तों एक्चुअली में आपने किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, या रेस्टोरेंट भी छोड़ो, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखे हैं क्या?
जिसमें जब लाइट जाती वो चमकते हैं, ग्लो करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखे होंगे जो चमकते हैं, बेसिकली दोस्तों उनमें क्या होती है, प्लाज्मा ही होती है। आपने दोस्तों अगर सितारे देखे होंगे, वहां पर आपको प्लाज्मा ये वाली अवस्था मिलेगी पदार्थ की। सूर्य में आप लोगों को ये वाली अवस्था मिलेगी। आपने सुना होगा आजकल प्लाज्मा टीवी आती है, एलईडी टीवी, प्लाज्मा टीवी, अलग अलग प्रकार की टीवी आ गई। तो प्लाज्मा टीवी में भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, पदार्थ की इस अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये एक उदाहरण है, अगर आप लोगों से आप इसको लेके थोड़े से वो इच्छुक हो कि सर ये वाली अवस्था कहाँ मिलेगी, क्लियर है। बाकी इसके बारे में तो आप लोगों को जानना ही नहीं है, जो मैंने एक बेसिक सी चीज बताई थी बस वो ध्यान रखना है ना, अपना सारा ध्यान रखना है ठोस, तरल और गैस में। चलिए आइए बात करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, ठोस अवस्था में कणों के बीच का गैप काफी कम होता है, लिक्विड में ये होता है, गैस में काफी कम है। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, अगर मैं इन कणों के बीच का गैप कैसे भी करके कम कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं लिक्विड स्टेट में आ गया क्या, और ये कणों के बीच का गैप और कम कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं ठोस अवस्था में आ गया क्या, या जस्ट इसका उल्टा। अगर इसके कणों के बीच का गैप मैं बढ़ा दूं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं मैं लिक्विड स्टेट में आ गया, या कणों के बीच का गैप और ज्यादा बढ़ा दूं तो कहीं ना कहीं मैं गैसीय अवस्था में आ गया। बात सही है क्या। तो क्वेश्चन ये है कि इस कणों के बीच के गैप को आपको चेंज करके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये जो गैप है इसको चेंज कैसे किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए, कम कैसे किया जाए, आप तरीके बताओ मुझे। आप तरीका बताओ कैसे किया जाए। एक तरीका मैं बताता हूं, दूसरा तरीका आप बताना। मेरा तरीका यह है कि इसको गर्म करो, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। सर उससे क्या होगा, जो आप हीट दे रहे हो वो एक प्रकार की एनर्जी तो है, तो जब इसके पार्टिकल्स के पास में एनर्जी आएगी भागेगा, थोड़ा सा इधर भागने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा इधर भागने, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ेगा। और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो पार्टिकल्स भागेंगे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का गैप काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि सर टेम्परेचर में चेंज करके यह कार्य किया जा सकता है। या मैं बोलूं जब इसका टेम्परेचर कम करूंगा इसके पास में एनर्जी नहीं बचेगी, इसके पार्टिकल्स ज्यादा भाग ही नहीं पाएंगे, उनके बीच का गैप कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक तरीका तो आपने बताया टेम्परेचर में चेंज करके सर ये कार्य किया जा सकता है। दोस्तों कोई दूसरा तरीका भी है क्या, आप मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, दाब बढ़ा दूं, कहीं ना कहीं इनके कणों के बीच का गैप कम हो जाएगा, ये वाली अवस्था आ जाएगी। और प्रेशर बढ़ा दूं, कहीं ना कहीं गैप और कम हो जाएगा। तो एक तो टेम्परेचर में चेंज करके और एक प्रेशर में चेंज करके, दोनों में चेंज करके कार्य किया जा सकता है। ये दो ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है कि भाई इसको डांट के लिक्विड स्टेट में जा, इसको पुचकार के अरे बेटा गैसीय अवस्था में चल जा, और कोई तरीका है ही नहीं। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो दोस्तों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो तरीकों से हो सकता है। दो तरीके कौन है, पहला तरीका है आप लोग टेम्परेचर में चेंज करके कार्य कर सकते हो, दूसरा तरीका यह है कि आप लोग प्रेशर में चेंज करके यानी दाब में परिवर्तन करके कार्य कर सकते हो। क्लियर है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो चलिए दोस्तों पहले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखते हैं टेम्परेचर में चेंज करके। टेम्परेचर में चेंज करके जब आप लोग तापमान में परिवर्तन करोगे तो क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, आइए बात करते हैं। दोस्तों आपके पास में कोई सॉलिड है, एक आइस क्यूब का एग्जांपल ले लो, बर्फ के टुकड़े का एग्जांपल ले लो, इसको देखो, इस टेम्परेचर बढ़ाओ क्या होगा, ये मेल्ट होगा। यानी जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, ये टेम्परेचर की स्केल है, ये राइट में हाई टेम्परेचर है, लेफ्ट में लो टेम्परेचर है। जो जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड आप लोगों का मेल्ट होता है, लिक्विड स्टेट में आता है, तरल अवस्था में आता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड गैस अवस्था में आता है, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एक नई अलग अवस्था मिलती है, प्लाज्मा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन ये है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग बोलते हैं। और दोस्तों एनसीईआरटी में इसकी हिंदी दी गई है संगलन, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल्टिंग का मतलब तो वैसे तो होता है पिघलना, लेकिन एक्चुअल में इसके लिए एक वर्ड याद रखो, प्रॉपर संगलन, ठीक है। लिक्विड का गैसेज अवस्था में बदलना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। दोस्तों गलती से इवेपरेशन मत बोल देना, इवेपरेशन एक अलग चीज है, उसकी बात करेंगे हम लोग बाद में। क्या बोलते हैं इसके लिए, इसके लिए वर्ड क्या है, वेपराइजेशन। दोस्तों गैस का प्लाज्मा में बदलना, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, तो मैंने बताया था कि गैस के पार्टिकल्स आयन में बदल जाते हैं, इसी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। तो बेसिकली इससे याद रखिएगा, गैस का प्लाज्मा में बदलना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं आयनाइजेशन। अभी दोस्तों बहुत बच्चे ना ज्यादा कूद रहे हैं हवा में, अरे ये तो बच्चों वाली बात है, अभी बच्चों वाली बात है। अभी मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा रेलवे के द्वारा पूछे गए, तारे हिल जाएंगे तुमसे, ये कर नहीं पाओगे ये। राजू कुमार बोल रहे हैं, एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, सर फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव कहां से प्रैक्टिस करूं सर मैं। तो जैसे जिस प्रकार से केमिस्ट्री जो तुम पढ़ रहे हो, मेरे को लगता नहीं तुम्हारा फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट हुआ है। अभी 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, अभी यहीं पर ढेर हो जाओगे, अभी ज्यादा होशियार बन रहे हो तो ये चीजें बाद में भी, केमिस्ट्री पढ़ तो लो, फिजिक्स कहां से प्रैक्टिस करूं, बायोलॉजी कहां से करूं, 2 क्वेश्चन बोलो ढेर हो जाओगे अभी फिजिक्स और बायोलॉजी के। आ जाओ, सेम चीज सर क्या होगा, प्लाज्मा ये कोई अवस्था है, जब इसका टेम्परेचर कम करोगे तो आपको गैसीय अवस्था में मिल जाएगा पदार्थ, और टेम्परेचर कम करोगे तो आप लोगों को लिक्विड स्टेट में मिलेगा, तरल अवस्था में मिलेगा, है ना। और टेम्परेचर कम करोगे, ठंडा करोगे तो आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। दोस्तों प्लाज्मा का गैस में बदलना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डी आयनाइजेशन यानी वी आयनीकरण, ठीक है। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। दोस्तों लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, है ना, जमना, है ना। इसको दोस्तों फ्यूजन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसको हिमीकरण के नाम से भी जानते हैं इस प्रक्रिया को। अब आ गई बात समझ में। अब दोस्तों कुछ चक्कर होता है कई बार, क्या, अभी सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं, जब हम लोग उसको गर्म करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बेचारा मेल्ट होगा, लेकिन वो दोस्तों मेल्ट नहीं होके सीधे ही गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। क्या एक एग्जांपल दे सकते हो क्या डेली लाइफ में जो आप देखते हो, ऐसे उल्टे सीधे एग्जांपल मत देना, डेली लाइफ में देखने वाले बताना कि हाँ सर मैंने यहां पर नोट किया है। दोस्तों जब आप लोग पूजा करते हो, जब उसमें कपूर होता है, तो कपूर को जब आप लोग जलाते हो, क्या वो मेल्ट होके थाली में आ जाता है क्या, नहीं, वो तो सीधे गैस बन के उड़ जाता है। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों कई बार क्या होता है, गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं, ये मानते हैं लिक्विड स्टेट में आएगा, वो सीधे ही दोस्तों सॉलिड स्टेट में आ जाती है। कोई एग्जांपल है क्या, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो डेली लाइफ का, बताओ डेली लाइफ का एक एग्जांपल बताओ मुझे, 10 एग्जांपल नहीं जानने हैं। देखो दोस्तों सर्दियों के समय आप लोग अगर गांव वगैरह में रहते होंगे तो बहुत कॉमनली देखते होंगे दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर ये जम जाती है, फ्रॉस्ट जम जाती है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्रॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग देखोगे तो पेड़ पौधों पे काफी फ्रॉस्ट जम जाती है, बर्फ सी पड़ जाती है, पता नहीं पाली बोलते होंगे शायद उसको हिंदी में ना, है ना। तो मतलब बर्फ जैसा कुछ पड़ जाता है, बर्फ, पाली बोलते हैं इसको, पाली पाली पाली। हालांकि राजस्थान का एक वो भी है, जगह भी है राजस्थान में, लेकिन पाली बेसिकली जो बोलते हैं उसको, बर्फ वगैरह जब पड़ जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके पीछे कारण आपने देखा है क्या, इस एयर में बहुत सारी गैसेज होती है क्या, हाँ सर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली क्या वाटर भी होता है क्या गैसीय अवस्था में, जिसे स्टीम बोल, जो हमने कभी ना कभी जो पानी वाष्प बन के गया होगा, क्या वो एयर में ही तो है क्या, वाटर वेपर बोलते हैं इसको, जल वाष्प बोलते हैं, या आप लोग बोल दो पानी का गैसीय रूप। तो दोस्तों कुल मिला के पानी गैसीय अवस्था में है, सर्दी है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या गैस कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में आएगा क्या,
लेकिन टेम्परेचर इतना कम होता है कि गैस आपका डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एक आइस में हो जाता है, बर्फ में हो जाता है, और यही बर्फ आप लोगों को पेड़ पौधों पत्तियों पे देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में? तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, इस वाले प्रोसेस में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सॉलिड को जब गर्म करते हैं और सीधा अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और गैस अगर ठंडा होकर सीधे सॉलिड स्टेट में आ रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। आइए इन दो प्रोसेस की और हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, कई बार क्या होता है, कोई कोई ठोस होता है, सारे ठोस नहीं, कोई कोई ठोस होता है जो कि गर्म करने पर सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। और कई कई बार क्या होता है, गैस को ठंडा करने पे, कोई कोई गैस होती है जो ठंडा करने पे सीधे ही सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में आ जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। दोस्तों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से पदार्थ है जिनमें ऊर्ध्वपातन हो सकता है, यानी जो गर्म करने पर सीधे ही गैस अवस्था में आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल बता दूं, कपूर। एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, नेफ्थलीन। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंथ्रासीन। जो एग्जाम्पल बता रहा हूं केवल वो ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। एक एग्जाम्पल याद रखना है, आयोडीन। एक एग्जाम्पल याद रखना है आप लोगों को, कपूर लिख दिया। एक याद रखना है अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है NH4Cl। क्या ये 5 एग्जाम्पल याद रख सकते हो क्या? कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये 5 पदार्थ ऐसे हैं जो कि सीधे ही गर्म करने पर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये 3 तो ये रहे। एक मैंने आप लोगों को बता दिया कपूर, चौथा, और एक मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? आयोडीन। ये 5 आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? फिर से बता रहा हूं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, कपूर हो गया, और 5वां आप लोगों का आयोडीन। ये 5 आप लोग याद रख लो और कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इस पहले संबंध को हटाओ रे यार, इसको बुक चाहिए, लो मिल गई तुम्हें बुक, इसको ब्लॉक करने दो। मैं कभी जीवन में इसके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, अब तुम बोलते रहो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आगे बात समझ में? ये 5 याद रख लोगे? दोस्तों इसका एग्जाम्पल बताओ आप। तो देखो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर है? जब हम लोग इसको ठंडा करते हैं, कायदे से क्या आनी चाहिए? लिक्विड मिलना चाहिए आपको, लेकिन ये सीधे ही सॉलिड स्टेट में आ जाता है ये। और दोस्तों ये दिखने में ना बिल्कुल सफेद बर्फ की जैसे दिखती है, सफेद से कलर की होती है, बर्फ जैसे दिखती है। तो इसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। एक्चुअली में अगर पूछा जाए आप लोगों से शुष्क बर्फ क्या है, कुछ भी नहीं है। सॉलिड स्टेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ठोस अवस्था में जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे ही हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ठंडा करोगे ना, सीधे ही आप लोगों का इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये एक डिपोजिशन का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट का निर्माण। फ्रॉस्ट का निर्माण, फ्रॉस्ट, अभी मैं हिंदी में पाली बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता उसको एक्चुअल में आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वहां पर, है ना? क्या बोलते हैं बताओ? क्लियर है? चलिए आ जाओ। चलिए, हाँ ये देखो, ऐसे पेड़ पे आपने देखा होगा, ऐसे ये बन जाते हैं, ये ऐसे, है ना? चले आगे, आ जाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कर पाते हो क्या, जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाती है। तो जल्दबाजी में सब्लिमेशन आंसर मत दे देना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। चलिए दोस्तों इस बार के एलपी का क्वेश्चन है, किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है? बताओ। यार इसके ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है मेरे को। इसको तो बोलते हैं मेल्टिंग, है ना? मेल्टिंग बोलते हैं ना, बताया था। जिसको आप लोगों ने क्या बोला था? संगलन भी बोला था। इसके एक्चुअली में इसके मैं ऑप्शन कल चेक करके बताऊंगा। मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई इसके टाइप करने में ना। चलो ये बताओ, द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदलना, ये क्या कहलाता है?
आपको पता है ये डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। एक्चुअली में लोग इसको समझ ही नहीं पाते इसको, है ना। आ जाओ, अब हम लोग समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में क्या थी, आइस थी, आइस क्यूब्स थे, बर्फ के टुकड़े थे। मान लीजिए इस बर्फ के टुकड़े का जो तापमान था वो कितना था, -20 डिग्री सेल्सियस था। ये आपने क्या रखे, डब्बे में रखे और इसको क्या रख दिया, गैस पे रख दिया। अभी गैस ऑन नहीं करी है, गैस ऑन नहीं करी है। आइस क्यूब का टेम्परेचर है -20। अब आपने गैस ऑन कर दी है नीचे से, मतलब इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो -20 डिग्री सेल्सियस से मान लो टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अरे -20, -3 और -5 इनमें से छोटा कौन है, बताओ कमेंट करके जल्दी से। पता तो पड़े, तुमको इतनी मैथ्स आती नहीं आती, कहां मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तुम्हें यही नहीं पता। -3 और -5 में छोटा कौन है, बताओ। शैलेंद्र सर को पीडीएफ आंसर देने को बोलिए। आपको नंबर दिया ना, उस पर बात कर लो। कौन है छोटा, -5 है ना। माइनस में जो संख्या सबसे ज्यादा होगी वो उतनी छोटी होगी। तो इसमें और इसमें से छोटा कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा है। यानी टेम्परेचर बढ़ के यहां तक पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों अभी भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की क्या है, आइस ही है, बर्फ ही है। आपने और हीट दी इसको, और ऊष्मा दी। दोस्तों आप लोग देखते हो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आपने हीट दे दी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर वो हीट गायब कहां पर हो गई, कहां पर गुप्त हो गई। दोस्तों उस हीट का इस्तेमाल हो गया इस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए। तो वो हीट जिसका इस्तेमाल हुआ है इस 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। दोस्तों आपने और हीट दी, तो और हीट देते हो तो आप लोग देखते हो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर जो पानी था वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। दोस्तों आप और हीट देते हो, आप देखते हो कि टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, 100 का 100 ही है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो ऊष्मा मैंने दी, जो हीट मैंने दी, वो गायब कहां पर हो गई। दोस्तों उस ऊष्मा का इस्तेमाल हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में बदलने में, वाष्प में बदलने में, या मैं बोलूं स्टीम में बदलने में, भाप में बदलने में, जो भी आप लोग बोलना चाहे। क्लियर। तो इस हीट को भी क्या मैं लेटेंट हीट बोलूं क्या, इस हीट को भी क्या मैं गुप्त ऊष्मा बोलूं क्या, यस और नो बोलो। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको क्या मिल गई, वाष्प मिल गई, गैस मिल गई, जो भी आप लोग बोलना चाहे। बहुत बढ़िया, क्लियर है। सर जी कार्बन का चैप्टर डलवा दीजिए वीओडी में। क्यों डलवाऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से है वो, अखिलेश जी वो चैप्टर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। दोस्तों क्या इस वाली में और इस वाली में कोई अंतर है क्या, हाँ सर ये वाली ऊष्मा बर्फ को पानी में बदलने में इस्तेमाल हो रही है, ये वाली ऊष्मा पानी को वाष्प में बदलने में इस्तेमाल हो रही है। तो इसको एक अलग नाम दे देंगे ना, तो इसको दे देंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मेल्ट कराने में इस्तेमाल हो रही है, तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। हिंदी में क्या बोले, गलन की गुप्त ऊष्मा। इसको क्या नाम दे, ये कहीं ना कहीं लिक्विड को गैस में बदलने में इस्तेमाल हो रही है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, वेपराइजेशन। तो इसको बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। दोस्तों आई क्या बात समझ में, थोड़ा सा आया कॉन्सेप्ट, ज्यादा नहीं आया होगा, हल्का सा आया होगा। अब मजे की बात क्या है, आ जाओ।
दोस्तों एक एक्सिस पे मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं कि जो मैं हीट दे रहा हूं, इसको जो हीट दे रहा हूं, ऊष्मा जो दे रहा हूं, और इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो ग्राफ बनाने की कोशिश करता है। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे जैसे मैं हीट देते जा रहा हूं वैसे वैसे कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है क्या, तो स्टार्टिंग में क्या ग्राफ ऐसा आएगा क्या, हीट के बढ़ने के साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है क्या, स्टार्टिंग में ग्राफ ये आएगा क्या, बोलो बोलो। इस कंडीशन को बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। तो क्या ए से बी का ग्राफ ऐसा आएगा क्या? फिर क्या हो रहा है, मैं हीट दे तो रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं हीट नहीं दे रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं, जीरो ही है। तो अगर इसको बी बोला इसको सी बोला, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं हीट तो दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। बोलो बोलो। फिर क्या होगा, सर मैं हीट दे रहा हूं टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या, बोलो। और फिर बाद में क्या है, गुरुजी मैं हीट तो दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि देखो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। किस किस को ये ग्राफ समझ में आ गया, एक बार यस बोलो, और जिसको नहीं आया वो नो बोल दो। जिसको आया लेकिन वो यस बोलना, और जिसको नहीं आया नो बोल दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं नाराज नहीं होता। मैं छोटे बच्चे नाराज नहीं होते ना। ये जो बच्चा बोल रहा है नो, वो कारण भी पूछो क्यों क्यों नहीं आया, है ना। मैंने पूछा, उनको लगा मैं नो बोल रहा हूं, सर रिपीट कर देंगे। अरे नहीं करूंगा रिपीट। तो क्लास के जब खत्म हो जाए ना, 100 बार देखते रहना, रिपीट ही रिपीट है। नहीं आए तो भाई तुम्हारी गलती है, मैं तो बहुत प्यार प्यार से धीरे धीरे से समझा रहा हूं। मैं तो तुम सोच रहे हो नो बोल देता हूँ, सर रिपीट कर देंगे। अच्छा ये नहीं करूंगा मैं, आगे बात समझ में। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है कि यार ये जो एक्सिस है ये हीट का है, मतलब समझ रहे हो, मतलब यार इस वाली हीट को क्या बोल सकते हैं कुछ, ये जो बी से सी तक के लिए, इस बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, इससे इस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए जो आपने हीट दी है, इसको मैं क्या बोलूं, इस हीट को मैं क्या बोल दूं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोल दूं, गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये डी से ई पे पहुंचाने के लिए जो आपने ये हीट दी है, इसको क्या मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोल दूं क्या? क्लियर है। तो दोस्तों ये ग्राफ जो मैं देख पा वही है, देखो पहले क्या था, -10 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ थी, आपने हीट दी हीट दी हीट दी हीट दी, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है। आपने और हीट दी, फिर हुआ क्या, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी वो किस में बदल गई, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल गई। और हीट दिया आपने, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी। और हीट दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी, 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदल गया। आगे बात समझ में, कोई परेशानी है? क्लियर है। तो बेसिकली ये वाली जो हीट है ना, ये वाली हीट ये कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये वाली हीट क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर है क्या? लाइट गई है ना। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, मेरे को कोई डेफिनेशन बताओ गलन की गुप्त ऊष्मा को अपने टूटे फूटे शब्दों में, जैसे भी आप लोग ये मन में कमेंट नहीं करना चाहो तो मन में सोचो, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। बताओ क्या होगा, एक डेफिनेशन बताओ आप, मन में सोचो, टूटे फूटे क्या। अच्छा मैं बोल रहा हूं, मेरे से एग्री करते हो क्या? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को
0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा। ये सही बोला है कि मैंने? यस बोलो। क्या मैंने सही बोला है क्या यार? सही तो बोला है दोस्तों। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में बदलने के लिए जो हीट, जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। बोलो क्या दिक्कत है? सही है। तो जो चीज मैंने बोली वो मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, आ जाओ देखो। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगा? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगा? तो 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा बिना तापमान बढ़ाए, और यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पानी को भाप में बदलने के लिए जो हीट आवश्यक है। लेकिन क्या है, ये 1 किलोग्राम के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। 1 किलो, अब समझो, अभी मैं समझा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। देखो दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, मैंने बोला ये वैल्यू ध्यान रखनी है। मैंने बोला कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा या पानी के गलन की गुप्त ऊष्मा 334 किलो जूल पर किलोग्राम है। कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगा समझ में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं है ना, प्यार से समझो, टेंशन मत लो। दोस्तों मैंने आपको बोला कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा यह है, ध्यान से सुनना, एक बार में आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना इधर। मैंने बोला बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा इतनी है। मैंने बोला बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा इतनी है। मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ये है। मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ये है 334 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है क्या, 1 किलोग्राम बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए हीट जो चाहिए वो इतनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? बोलो यस और नो। ये हुआ यार? नहीं आया समझ में तो इधर देख लो। मैंने बोला पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है ना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये है, 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 कितनी है? 2260 किलो जूल पर किलोग्राम ये वैल्यू होती है। कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं क्या, 1 किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलने के लिए हीट कितनी चाहिए? 2260 किलो जूल चाहिए। सिंपल सी बात है। बोलो आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल सी चीज है ना। आप ये बस वैल्यू ध्यान रखना, आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। क्लियर है? और अगर किसी बच्चे को नहीं आता है ना कोई भी समझ में, एक बार रिवाइज करके देख लिया करो। अगली मतलब जब क्लास खत्म होती है वीडियो को आगे एक बार रिपीट कर, यही तो फायदा, आप 10 बार 15 बार 20 बार देख सकते हो, है ना। अच्छा दोस्तों, मैं बताओ, अब मैं ऐप में ये चेंज करवाऊं क्या कि कोई एक वीडियो को आप लोग 2 बार से ज्यादा नहीं देख सकते? कई जगह होता ही है, और एक्चुअल में सही तरीका भी है, तभी बच्चा पढ़ता है। वरना तो क्या, अच्छा 1000 बार देख सकता हूँ, बार बार में देख दूंगा, 10 बार देख लूंगा। सही तरीका यही है, एक वीडियो को लिमिट लगा दूं कि 2 बार से ज़्यादा नहीं देख सकते। सही तरीका यही होता है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, है ना। जिससे आप लोग अगर कोई दिक्कत आ रही है 6 महीने बाद भी कोई टॉपिक, तो आप 1 साल तक वीडियो रहता है, आपकी जितनी इच्छा हो उतना देख लो आप, है ना। तो ये आप उसका फायदा उठाया करो, मिस यूज मत करा करो कि यार मैं देख लूंगा बाद में, यार देख लूंगा यार बाद में, देख, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे मैटर को, पदार्थ को। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा, दोपहर 1 बजे। बाय बाय। हाँ, कोई दिक्कत हो, आप कोई डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई रिलेटेड समस्या हो बताओ। ठीक है,
वैसे कोई आना नहीं चाहिए, मतलब मैं आपको फालतू के वो करते रहते हो आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।